चटोरी तीनों चैनल में आपका स्वागत है। आप ये सोच रहे होंगे कि चटोरी तीनों नाम क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरा निकनेम जो है वो है टीनू और मैं बहुत बड़ी बड़ी चटोरी हूँ। ठीक है, तो ये नाम किसी ने दिया हुआ है, हमारे फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने दिया हुआ है चटोरी तीनू नाम। तो मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने ये डाल दिया। एक्चुअल माई नेम इज़ दीपशिखा सिंह। आज बहुत टाइम बाद मैंने सोचा कि फ़र्स्ट इंटरेक्शन करते हैं थोड़ा, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्यों ऐसा क्या रीज़न था कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई अपने चैनल को। उसके लिए ये रीज़न था कि मेरी बेटी छोटी थी तो ठीक था, बड़ी हो गई तो प्रॉब्लम शुरू हुई। अब जैसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करो, जब स्टार्टअप ही था मेरा तो उसकी चैप आए शुरू हो जाते थे, तो इसलिए मुझे स्टॉप करना पड़ा। एंड देन अब मैं चाह रही हूँ कि अब थोड़ा स्टार्टअप फिर से करती हूँ और ब्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, कुकिंग की चीज़ें शूट करती हूँ। तो लेट्स सी, कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद तो आपको पता ही है 2020 तो सबके लिए कितना वाहियात गया है और कितनी बुरी कंडीशन रही है। हर एक फैमिली में कुछ ना कुछ हुआ है। तो कोरोना काल में तो मेरे भी घर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि मेरे पापा, जो कि मेरी जान थे और जिनसे मुझे बहुत प्यार था, जो पूरी फैमिली में मेरे लिए मतलब एक होता है ना रिश्ता, बॉन्ड, मेरे पापा से ही मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसके अलावा और किसी से भी नहीं है पूरे घर में। तो वो ख़त्म हो गया बिकॉज ऑफ एक घटिया सा एक्सीडेंट, जो कि मुझे आज तक बिलीव नहीं होता। इसलिए भी नहीं होता क्योंकि मैंने देखा ही नहीं पापा को, मैं मिली ही नहीं। 17 जुलाई 2020 सबसे वाहियात दिन था लाइफ का। उस दिन मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ एंड आप खुद भी बिलीव नहीं करोगे अगर मैं वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूँगी कि कैसे हुआ। ठीक है, वो बहुत ही मतलब एक होता है कि जो इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जिसने 7 इयर्स से कैंसर से फाइटिंग करी हो, उसके 7 इयर्स में 5 ऑपरेशन हो चुके हों, बट फिर भी वो इंसान वीक नहीं था कभी भी। ठीक है, वो कभी भी उसने खुद को किसी के सामने वीक नहीं शो किया, हमेशा स्ट्रांगली सब कुछ हैंडल किया। और साथ ही में अपने ऑफिस में कभी भी उन्होंने फालतू की लीव्स नहीं ली। इवन वो हॉस्पिटल में भी होते थे तो यही चीज़ होता था कि यार जल्दी से मुझे डिस्चार्ज करो, मुझे जाना है और मुझे मेरे ऑफिस में बहुत काम पेंडिंग होगा। ऐसे वो इंसान थे, तो उनके साथ ये हुआ ये था कि 17 जुलाई मॉर्निंग में, मैं तो थी नहीं जितना मुझे पता है, मॉर्निंग में जो हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस का फ्लैट है, वहाँ की बालकनी से, जो कि फर्स्ट फ्लोर ही था, वहाँ की बालकनी से वो गिर गए। और गिरे कैसे वो रीज़न किसी को नहीं पता क्योंकि कोई नहीं था बालकनी में। गिर गए, गिरने के बाद उनके सर पे शायद ज़्यादा चोट आई थी। गिरने के बाद उन्हें होश नहीं आया है और आधा पौना घंटा में मतलब ही वो सरवाइव कर पाए, हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाए। एक तो हमारे यूपी की कंडीशन इतनी बुरी है ना, इतनी ज़्यादा बुरी है कि ना टाइम पे एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है हॉस्पिटल या गवर्नमेंट, ना एम्बुलेंस के अंदर फैसिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, जिसके कारण एक पेशेंट अगर एक जगह से दूसरी जगह रेफ़र किया जाता है तो उसे प्रॉपर चीज़ें नहीं अवेलेबल हो पाती, जिसके कारण वो इंसान ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता। एंड ये कौन सी वाहियात चीज़ है कि आप सोचो, आप तुरंत घर से यूनिवर्सिटी कैंपस से लेके जा रहे हो हॉस्पिटल, आई डोंट नो कि वो हॉस्पिटल कौन सा था, वहाँ पे ले जाके ये बोल रहे हो कि प्लीज़ आप इनको चेक करो, इनकी कंडीशन बुरी लग रही है। वहाँ पे डॉक्टर साहब इनकी हालत तो बहुत सीरियस है, इन्हें लेके जाओ, आप भी मतलब बनारस रेफ़र कर रहे हो। तो साला ये तो करो ना तुम लोग कि एटलीस्ट अगर तुम्हें पता है कि वो पेशेंट की हालत इतनी बुरी कंडीशन में है तो एटलीस्ट एम्बुलेंस तो ऐसी प्रोवाइड करो जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हो, जिसमें एटलीस्ट ऑक्सीजन हो, मतलब जितनी भी एक प्रॉपर एक पेशेंट को ज़रूरत होती है ना चीज़ों की कि वो दूसरे हॉस्पिटल तक पहुंच पाए, वो सारी चीज़ें तो अवेलेबल कराओ। उस समय तो जो साथ में होता है पेशेंट के, उससे तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। बट तुम लोग अगर इस चीज़ के लिए तुम लोगों को गवर्नमेंट ने या
आपकी हॉस्पिटल के स्टाफ ने ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी होगी। आप इतने एजुकेटेड तो होते हो ना डिग्री से पहले। डिग्री लेने के बाद भी आप लोग को इतने आइडियाज़ होते हैं कि यार चलो आगे क्या करना है। अगर किसी पेशेंट की हालत सीरियस है, उसे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उस एम्बुलेंस में वो चीज़ें प्रोवाइड कराओ। जितने पैसे लेने हैं लो यार, एटलीस्ट उस पेशेंट को वो चीज़ें तो दो जिससे वो उसकी हालत सही रहे। और मुझे ये सोच के अजीब लगता है कि मेरा भाई जब मुझे बता रहा था कि एम्बुलेंस में कुछ नहीं था, ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन कब उन्होंने लगाया? जब उन्हें लगा कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई रास्ते में। जब उनकी जान निकल गई तो तुम ऑक्सीजन लगा के क्या कर रहे थे? पहले से क्यों नहीं लगाया? मुझे ये बहुत बुरा लगा कि यूपी में ये सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल नहीं हैं। अगर हैं भी तो इस जो जितने भी डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल में, उनकी एजुकेशन बेकार है। ठीक है कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम जिस पेशेंट को रेफ़र कर रहे हो उस पेशेंट के लिए उस एम्बुलेंस में किस किस चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पापा बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उन्हें लास्ट में सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिली, सारी चीज़ें उन्हें ईज़िली अवेलेबल नहीं हो पाई। भाई का दिमाग काम करना बंद कर गया और वो जल्दी से जल्दी बनास दे के भागा, लेकिन रास्ते में ही सडन उनकी सांस बंद हो गई, जिसके कारण हम अपने पापा को हमने खो दिया। और एक तरीके से ना कि उनके साथ उस आधे घंटे में हुआ तो बहुत बुरा, बट फिर भी यार ऐसे नहीं होना चाहिए था। उसके बाद की कंडीशन ये थी ना, आप भी सोचोगे मैं ये डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आज ना मेरा मन हो रहा था कि मैं ये सारी चीज़ें एक ब्लॉग में शूट करके डालूँ एंड आप सबके ओपिनियंस लूँ कि ऐसा होना क्या सही है। ठीक है, एक तो ये जो हॉस्पिटल की चीज़ें थी, दूसरा ये कि पापा को जब घर लेके आया गया तो घर लेके आए, जितने लोगों को पता चला सारे इकट्ठा हुए, नो डाउट सारे जितने पापा के दुश्मन थे, दोस्त थे, रिश्तेदार थे, सारे इकट्ठा हुए। ठीक है, लेकिन मेरे घर में मैं बड़ी हूँ। ठीक है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं जयपुर में हूँ, मेरे दो भाई मेरे से छोटे। ठीक है, जिन्हें दुनियादारी का द भी नहीं पता, मतलब पापा ने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, हमेशा बच्चा बना के रखा। ठीक है, अब अचानक से उनके ऊपर ये सिचुएशन आई ना, तो वो समझ नहीं पाए कि क्या करना है। और वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे ये चीज़ें हैपन हुई कि क्रियाक्रम हुआ नहीं। घर के अपने ख़ानदान वाले वहाँ पे एक दिन उस घर में रुके नहीं, आप बिलीव कर सकते हो, एक दिन भी नहीं रुके। उन्होंने सिर्फ वो आए हैं घाट से, घर पे खड़े हुए एंड बोलते हैं भाई से चलो बेटा अब हम चलते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरत होगी तो बताना, एटलीस्ट आप लोग मेरा वेट तो कर लेते। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि क्या ये सही था उस इंसान के लिए, जिस इंसान ने रात में 2 बजे भी कॉल करके उसे बोल दो ना कि ज़रूरत है, तो वो इंसान ना टाइम देखता था, ना दिन देखता था, ना रात देखता था, पहुँच जाता था हमेशा मदद के लिए। उस इंसान के साथ ऐसा हुआ, उस इंसान की फैमिली के साथ ऐसा हुआ, सारे रिश्तेदार चले गए, घर पे कोई नहीं, सन्नाटा। एक दिन अगर एक रात रुक जाते ना, खासकर वो पहली रात, कितना मुश्किल होता है किसी के लिए, उस दिन रुक जाते तो मैं खुद एहसान मानती सबका। लेकिन आज की डेट में मेरी सोच ये हो गई है कि रिश्तेदार है ही नहीं मेरे, किसी काम के नहीं है। ठीक है, एक दिन नहीं सोते यार, एक दिन अगर आपको आपकी आलीशान फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, आप जगे रहते, उस परिवार के साथ खड़े रहते, एक रात उसको थोड़ा सा आप सपोर्ट कर लेते। जब तक मैं नहीं पहुंच रही थी, कोविड के कारण मैंने फ़्लाइट नहीं ली, बाई रोड नहीं ली, क्योंकि मुझे 2:30 बज गए थे रात में। रात की 2:30 पे मैं घर पहुंची हूँ। घर पहुंचने के बाद मैंने क्या देखा है पता है? मैं देखा कि उस घर पे कितना सन्नाटा है, कितना सन्नाटा है। एंड वहाँ पे सिर्फ पहले तो मैं जब पहुँचती थी ये होता था, सबसे पहले पापा दौड़ के आते थे पास में, एंड फिर सबसे पहले मैं पापा से मिलती थी। लेकिन उस दिन तो ऐसा था, कोई नहीं आया। और मैं पहुँची हूँ, पहुँचने के बाद देखा घर में कोई नहीं, सिर्फ मम्मी, दोनों भाई। मेरे अपने बड़े पापा की भी डेथ फ़ैब में हुई थी, फ़ैब 2020 में, तो उनकी भी फैमिली थी, बस उनकी फैमिली में भैया और बड़ी मम्मी थी, और कोई भी नहीं था। इतना सन्नाटा था। बस ये था कि चलो देख के बुरा लगा कि आसपास के जो ख़ानदान के लोग भी थे ना, जिनकी पापा ने इतनी मदद करी है, जिनके उन्होंने करियर बना लिए, वो लोग तक नहीं खड़े थे। मैं तो ये पूछती हूँ कि तुम्हारी नींद इतनी इम्पोर्टेंट थी
तुम्हारी नींद इतनी मतलब इतनी ज़्यादा तुम्हारा ज़रूरी थी कि तुम एक दिन रुक नहीं सकते थे, एक रात नहीं रुक सकते थे, उस परिवार के साथ खड़े नहीं हो सकते थे, उस 2 बच्चों के साथ नहीं खड़े हो सकते जिन्हें पता भी नहीं कि इसके बाद करना क्या है। एटलीस्ट बताते ना सारे। उस सिचुएशन के बाद मैं तो स्ट्रॉन्ग हो गई, नो डाउट मैं स्ट्रॉन्ग हो गई कि मुझे पता ही मैं बड़ी हूँ, अब मुझे सब करना है, रिश्तेदार तो भाड़ में जाए। आज मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ, अगर ये वीडियो मेरे अपने सारे रिलेटिव्स जितने भी लोग देख रहे होंगे ना, देखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं खुले मुँह बोल रही हूँ कि मेरे लिए मेरे पापा चले गए ना, तो अब कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, कोई भी रिश्ता नहीं, क्योंकि मेरे परिवार के साथ कोई भी नहीं था। लड़ी रिश्तेदार तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। शक्ल दिखाने वाली बात है ना, शक्ल तो दुश्मन भी दिखा देते हैं, तो इसलिए मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि मेरे पापा जैसे थे, उन्होंने जैसा सबके साथ किया, लोगों ने पापा के साथ या मेरे परिवार के साथ नहीं किया, ठीक है। तो इट्स ओके, मुझे सच पता चल चुका है। मेरे पापा जहाँ हैं वो देख रहे हैं सब लोग कैसे हैं, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया उनके जाने के बाद, तो उन्हें सब दिख गया है। वो सब हमें भी दिखा देंगे कि बेटा सही रास्ता क्या है, इसमें चलो, ठीक है। बट यार सिर्फ आप लोग इतना बताओ, 2020 में सबके साथ कुछ ना कुछ बुरे इंसिडेंट्स वही होंगे डेफिनेटली, क्योंकि हर एक फैमिली में हुआ है कुछ ना कुछ। तो आप लोगों को भी लगता है कि रिश्तेदार बहुत अच्छे होते हैं? मानती हूँ 1-2% बहुत अच्छे होते हैं। पापा के भी 1-2% रिलेटिव्स बड़े अच्छे हैं, जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ एंड जिनकी मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ कि वो खड़े रहे हैं। लेकिन वो लोग नहीं रहे जिनको पापा ने दिल से माना था, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलो कोई नहीं, मेरे साथ तो ये हैपन हुआ। इस इंसिडेंट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत रिस्पॉन्सिबल बनाया, बहुत सही चीज़ें जो है वो दिखाई। तो ठीक है, मेरे भाइयों ने भी देख लिया। अब भाई भी मेरे बड़े हो गए। उस एक्सीडेंट के बाद मेरे भाई भी अचानक बड़े हो गए। बड़े होने के बाद उनके अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नाम की चीज़ उनको समझ में आ गई। अब वो चल रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। हाँ, उतना तो नॉर्मल नहीं हो सकता बट स्टिल हो गया। तो ये तो थी 27 जुलाई के बाद। उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें हो गई थी। अब उसके बाद मेरा मन किया कि चलो यार अब ब्लॉग बनाते हैं, कुकिंग वीडियोस शूट करते हैं, डालते हैं। लेकिन उससे पहले इंटरेक्शन होना ज़रूरी था हमारा कि चलो एक बार तो मिलना बनता है। गाइस आप सारे थोड़ी सी हेल्प करो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि कहाँ पे मैं थोड़ी सी वीक पड़ रही हूँ एंड क्या है क्या नहीं है। मतलब ठीक है, हम ऐसे बातें करते रहेंगे, ऐसे वीडियो शूट करते रहेंगे, कुकिंग वीडियोस भी डालूँगी, नॉर्मल ब्लॉग भी डालूँगी, सब करूँगी, ठीक है। तो अभी हम 21 से नई शुरुआत करेंगे और सब हैप्पी चीज़ें करेंगे। और आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि मैं किस चीज़ की वीडियो शूट करूँ, थोड़ी सी मेरे लिए भी हेल्पफुल होगी। और आप क्या देखना पसंद करोगे कुकिंग वीडियोस में, क्या मैं बनाऊँ। एंड आई नो कि सबने मुझे ये कमेंट ज़रूर किया था कि प्लीज़ वीडियो प्रॉपर बनाओ। आई एग्री, मैंने भी देखा ना तो मुझे भी लगा कि हाँ वीडियो प्रॉपर शूट नहीं हो रही है, तो मैं उसे प्रॉपर तरीके से शूट करूँगी। एंड प्लीज़ चैनल्स को मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करो अगर पसंद आता है तो। और क्या, बस ऐसे ही लाइफ चल रही है, अब ऐसे ही चलेगी सबकी। 21 भी ओवरस्टी जा रहा है सबके लिए, तो धीरे धीरे नॉर्मल होगा। तो आप सब भी प्रिकॉशंस के साथ रहो, बिकॉज अभी फिर से कोरोना बहुत पूरी तरीके से फैला हुआ है। प्लीज़ यूज़ मास्क एंड सैनिटाइज़र। अभी घर से बाहर ना ही निकलो तो बेटर है, घर में ही रहो फिर से, और जितना हो सके उतना सेफली रहो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ मुझे इस चीज़ पे कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों के रिलेटिव्स कैसे हैं, हेल्पफुल हैं या नहीं है, एंड जो हमारी फैमिली के साथ हुआ वो सही था या नहीं। बाकी यार क्या है, ऐसे तो लाइफ है, चलती रहेगी, छोटी मोटी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ठीक है, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग चटोरी टीम एंड मिलते हैं कल फिर एक ब्लॉग के साथ। आज तो सिर्फ ऐसे ही कुछ शेयर करने का मन हुआ तो मैंने आप सबसे शेयर कर लिया। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक
शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।